तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूंकि अभी बीपीडीओ का पेपर आप लोगों का संपन्न हो चुका है और अगला पेपर आपका आबकारी निरीक्षक और परिवहन आरक्षी और प्रवर्तन सिपाही का है, ठीक है। और ग्रुप सी के जो एग्जाम हो रहे हैं, जो एक लंबे समय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उस आधार पे अगर आप देखा जाए तो कई बच्चों को इसमें जो पैटर्न है उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है और उनके दिमाग में एक असमंजस सी बनी हुई है कि जो नेक्स्ट हमारा सर प्रवर्तन सिपाही और इसका पेपर है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी इसी तरीके से अपनाई जाए जो मतलब हमारा बीपीडीओ का, यानी हम पढ़ें तो क्या पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से गाइड करूंगा। अगर आपका 21 जनवरी को पेपर होता है तो ध्यान देना, क्योंकि आपसे मैं एक चीज कहूंगा, कम समय है और कम समय में आप सडनली अपनी जो प्लानिंग है उसको बदल नहीं सकते हैं, और बदलेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आप एक बार देखना, मैं ये नहीं कह रहा कि बीपीडीओ का पेपर आपका आसान था, ठीक है। बहुत मतलब कहने का मतलब एक अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर बनाया हुआ था। कुछ क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, लेकिन एक चीज आपने उसमें नोट नहीं की होगी। आप उस पेपर को देखना, उसमें एक चीज है, उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं, जो कूट वाले प्रश्न है स्पेशली, ठीक है, जो लेंदी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें आपने एक चीज नोट किया होगा, उसमें अगर आपको एक विकल्प पता है, यानी एक का अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है, तो 4 के 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा हो रहा था जिसमें वो उत्तर वहां पे दिया गया हो, ठीक है। यानी अधिकतम 1 या 2, कहीं कहीं पे 2 ऑप्शन अगर आपको पता है और एक से भी काम बन जा रहा था मैक्सिमम। ये पैटर्न सिर्फ इसी वाले एग्जाम में नहीं, इससे पहले जो बीपीडीओ का एग्जाम होता है उसमें भी यही चीज हुई थी। यानी आपको अगर कूट वाले प्रश्न दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं, तो 4 विकल्प देने के बाद अगर एक विकल्प आपको पता है तो उस एक विकल्प के आधार पर आप उस क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन वन लाइनर या अपने आप में जो फैक्ट बेस पे है, डायरेक्ट फैक्ट है, वो आपको पेपर में देखने को नहीं मिले, ऐसा भी नहीं है। आप अभी के पेपर की बात करें जो कल हुआ है, या इससे पहले पेपर की बात करें, लगभग 50 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हैं, लगभग 50, और 50 क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के हैं, यानी 50-50% का रेशियो रखा गया है। उसमें 10 नंबर अगर आप रीजनिंग हटा दें तो 90 क्वेश्चन ऐसे हैं, 90 में से 10 क्वेश्चन अगर आप जो लोकल क्षेत्रीय भाषा या वहां के कल्चर से संबंधित है, तो 80 क्वेश्चन ऐसे थे बच्चों। 80 में से 30, 35, 40 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके फैक्ट बेस पे थे, और 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आपको 1 से 2 बार स्टडी करना पड़ रहा था, और विकल्प ऐसे थे कि आपको एक विकल्प, एक सही उत्तर भी पता हो तो आप उसका आंसर कर ले रहे थे, ठीक है। तो कई प्रकार की जो बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन क्वेरी है कि ये जो हमारे आगे के यूके ट्रिपल एससी एग्जाम कराएगा या आयोग जो एग्जाम कराएगा, क्या पैटर्न सेम रहेगा। पैटर्न तो बच्चों सेम रहे या ना रहे, लेकिन आपको तो अब उसी पैटर्न के हिसाब से अपने आप को तैयार रखना होगा, क्योंकि ये साबित हो चुका है, बैक टू बैक 2 एग्जाम उन लोगों ने इस पैटर्न पे करा दिए। अब जरूरी नहीं है कि तीसरा एग्जाम इसी पैटर्न पे आए, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए मैंने आपको कल एक चीज समझाई हुई थी, आपका अपना जो क्षेत्र है वो आपका है। ऐसा नहीं कि हम लोग सारे वन लाइनर पैक करके सब बंद करके अलग कर दें, अब एक नई तरीके से शुरुआत करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पहले थोड़ा सा 2013-14 के बाद से, जब से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आया और उन लोगों ने एग्जाम कराना शुरू किया, तो 2023 के एंड तक, यानी 2023 के 2 पेपर छोड़ दें और 1 साल जो कोविड का और उसके बाद 1 साल जो भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का, यानी 2 साल अगर आप हटा दें तो पिछले 7 से 8 साल में एक ही एग्जाम पैटर्न चला आया था। और वो एग्जाम पैटर्न था कि आपको 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर की उत्तराखंड और बाकी जीएस वगैरह आनी चाहिए, और सीधे डायरेक्ट वन लाइनर पूछते आए थे, ठीक है। वो वन लाइनर क्या थे बच्चों, जहां से शुरुआत की थी अधीनस्थ सेवा चयन ने, बहुत बेसिक क्वेश्चन से लेके उन लोगों ने पेपर का रीच जो है बढ़ाते 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 उसके पीक पे पहुंचे, यानी वन लाइनर को ढूंढने। उत्तराखंड के देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे, अभी जो सिर्फ वन लाइनर आता था, आप कहते नहीं थे कि यार कहां से उत्तराखंड ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो वन लाइनर को उसी को खोज के पीक पे पहुंच जाते थे। फिर एक फेज ऐसा आया जहां पे 1 साल लगभग आयोग से भर्तियां छीन ली गई और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच वहां पे की गई, तो नए सिरे से आयोग ने एग्जाम कराना शुरू किया, नई टीम के द्वारा एग्जाम कराने लगे, तो ये पैटर्न सडनली चेंज हो गया। तो सडनली चेंज होने का मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होने में टाइम लग रहा है, यानी आपको उसके अनुकूल ढलने में समय लग रहा है, क्योंकि आपको इस चीज की हैबिट है ही नहीं। हैबिट नहीं है तो होता क्या है, सडनली हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि यार अभी क्या मतलब ये पेपर कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा धैर्य रखिए। ऐसा नहीं है कि आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हो। जैसे देखो पढ़ने, अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, सब मेहनती आप सब हैं, मेहनत आप सब लोग कर रहे हैं, इतने समय से आप लगे हुए हैं, पूरी जी जान से आप तैयारी कर रहे हैं, और हर कोई छात्र चाहता है कि उसका चयन हो। इस पेपर में जो परसों बीपीडीओ वीडियो का हुआ है, बहुत से बच्चों के 79-80 मार्क्स भी हैं,
मुझे पर्सनली मैसेज आए हैं टेलीग्राम पे कि अब मुझे नहीं पता अगर कोई झूठ बोल रहा है क्या कर रहा है, लेकिन कई बच्चों ने कहा कि 79, 77, 76 ऐसे मार्क्स भी है, वास्तव में है। और कई बच्चों के 65 से नीचे भी हैं, कई 65 से 70 के बीच है, कोई 70 से 75 के बीच है। तो मार्क्स का जो रेशियो है अलग अलग है सबके हिसाब मतलब दिमाग में, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपसे मैं क्या कह रहा हूं, आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको किताबें पढ़ने की हैबिट डालनी होगी। यानी अभी नहीं, अभी आबकारी और इस एग्जाम के लिए नहीं कह रहा मैं, क्योंकि समय कम है। इसके बाद जो आप आगे कोई एग्जाम देते हैं या अभी आपने शुरुआत की है या आपको भविष्य में एग्जाम निकालने, आप एक दो किताबें ढंग से पढ़ लो। यानी ढंग से का मतलब जो टॉपिक पढ़ते हो उसको थ्योरेटिकल बेस पे पढ़ लो, वो आपसे खुद ब खुद एग्जाम में क्वेश्चन देगा और उस थ्योरी को रिकॉल करवाएगा कि यही थ्योरेटिकल चीजें तुमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। उसके आधार पर कूट का चयन कीजिए, ठीक है। तो हमें एक विस्तृत अपना दिमाग में क्या रखना होगा, मैं आपको बताता हूं। उत्तराखंड जब आप पढ़ोगे हमेशा मैप की हेल्प से पढ़िए, आप मैप को देखना शुरू कीजिए। उत्तराखंड के मैप से आपको बहुत फायदा होगा। अभी आपने देखा जैसे बागेश्वर जिला किनको छूता है, ये तो बेसिक था, अब इसी जिले तो आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं मैप बेस्ड क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया कि कोसी नदी किनारे की स्थित जो शहर है इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा, मैप के बेस पे क्वेश्चन था। हालांकि मैं जानता हूं कि वो क्वेश्चन इतना आसान नहीं था, जो बच्चे वहां के हैं ही नहीं, जिनको पता ही नहीं, जो मैप देखता ही नहीं है इस टाइप की चीजें, तो फिर मतलब कहाँ आएगा। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर उस इलाके को बिलोंग नहीं करता, मैं वहां से नहीं होता, मैं कहीं आपके साथ ही कहीं इधर का रहने वाला होता, मतलब आउट ऑफ उस जो अल्मोड़ा का डिस्ट्रिक्ट है वहां से बाहर का होता, शायद मैं भी उस क्वेश्चन को नहीं कर पाता। क्यों, वो तो मैप में उस चीज को हम इतना ध्यान नहीं देते और ऐसा पैटर्न था ही नहीं एग्जाम का कि हम लोग उसको सीधे कर पाते। लेकिन अगर आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होना पड़ेगा बच्चों, अनुकूलन क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी। अनुकूलन क्षमता का ये मतलब है, यहां पे ध्यान देना, आप जब पढ़ाई करते हैं, एक तो उत्तराखंड का मैप आपके पास हमेशा होना चाहिए। आप मैप का मतलब ये नहीं कि खाली जो बाहर का डायग्राम दिखा रखा वो मैप नहीं, मैप विथ लोकेशन, जो मतलब चीज है। जैसे आपको जिला सीरीज कराई है मैंने, जिला सीरीज में अब वो क्या है, बिखराव है। अब देहरादून है तो देहरादून का ही मैप होगा, अल्मोड़ा है तो अल्मोड़ा का ही मैप होगा, तो ऐसे नहीं। अब आप जो बेसिकली देखते हैं, जैसे आप मैप को देखना, मैप ऑब्जर्व करना, तो अगर आपके पास उत्तराखंड का मैप है जहां अंदर प्राकृतिक और भौगोलिक दोनों प्रकार की चीजों को दिखाया गया है, तो उस मैप को ऑब्जर्व करोगे तो आपको इससे फायदा होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे आप उत्तराखंड इतिहास पढ़ते हैं, आपने आज तक पढ़ा, चंद राजवंश पढ़ा, तो आपने डायरेक्ट ये कर था, वो था, ऐसा वैसा, ये वो, आपको एक बार स्टडी करनी पड़ेगी। चंद राजवंश को आपको किताब के सहारे पढ़ना होगा, ये आपको ध्यान रखना। ये आपको वहां पर, ये अभी ये सिर्फ 21 वाले एग्जाम के लिए, जो 21 जनवरी है ना, उसकी डेट अभी जो भी है 21 31 जब भी कराते हैं वो पता चल जाएगा आपको, उसके लिए नहीं कह रहा मैं, उसके बाद के लिए कह रहा हूं। अब मेन चीज आती है, सर अभी क्या किया जाए फिर आबकारी उप निरीक्षक, और इसके लिए अभी कुछ नहीं करना। जो आप पढ़ते आए हैं, जिस पैटर्न पे आप पढ़ते आए हैं उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप सडनली कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। कैसे करेंगे चेंज, मुझे बताइए। आपको खुद सोचो, एक क्वेश्चन था, भले ही आयोग ने शायद उसका आंसर गलत दिया है, बता रहे कुछ बच्चे, गोमती नदी का उद्गम इस अस्कोट वाले इलाके से होता है, कुछ ऐसा दिया था। या दूसरा, एक कत्यूरी की पहली राजधानी आपका अस्कोट थी, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया था ना। तो अब आप देखिए, है तो वो कूट बेस, लेकिन है तो वन लाइनर कहीं ना कहीं। आप उस क्वेश्चन को ऐसे देखिए ना, आपको ये पता है कि कत्यूरी की पहली राजधानी कहाँ थी, आप हमेशा पढ़ते आए हैं, जो सिमट के आसपास के इलाके में थी, बाद में बैजनाथ कर दी, तो आपने कहीं भी अस्कोट नहीं पढ़ा आज तक उसको, ठीक है। अब अस्कोट नहीं पढ़ा तो आपका है तो वो वन लाइनर ना कहीं देखा जाए तो उसको वन लाइनर ही कहोगे। अब उसने कूट में दे दिया। अब दूसरा पता है आपको, गोमती नदी का उद्गम जो है बागेश्वर जिले कौसानी के आसपास के इलाके से कहीं से होता है, तो गोमती तो वहां है ही नहीं, तो आपको वो भी पता चल गया। तो कहीं ना कहीं आप देखना, आपके वन लाइनर को ही थ्योरेटिकल बना दिया गया है, यानी आप जो पढ़ते आए हैं उसी को थ्योरेटिकल। हाँ, इकोनॉमी और ये जो क्वेश्चन पूछे थे 4 क्वेश्चन, वो बहुत स्टैंडर्ड के थे, क्योंकि ट्रिपल आर को बढ़ाने से क्या होगा ये सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज तक इकोनॉमी के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे नहीं गए थे। अधीनस्थ चयन आयोग ने पहली बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे, आपने नोट किया, एक आध क्वेश्चन आता था बामुश्किल, आजकल इस बार 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के उसमें है। भले ही उसने थ्योरेटिकल रूप में भारत सरकार की स्कीम पूछी हो, कुछ भी पूछो, लेकिन यानी आपको कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार की स्कीम, भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, इसके अलावा कुछ इकोनॉमी की टॉपिक, ये आपको ढंग से देखने होंगे। अब जैसे एफडीआई का क्वेश्चन आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर एफडीआई आपने थोड़ा भी पढ़ा है,
कि पोर्टफोलियो क्या होता है, जो संस्थागत एफडीआई होता है या डायरेक्ट एफडीआई होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दो तरीके के होते हैं ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक डायरेक्ट होता है, एक संस्थागत तरीके से जो पोर्टफोलियो के माध्यम से कुछ इस टाइप का होता है। तो वो क्वेश्चन अगर थोड़ा भी एफडीआई का नॉलेज है तो आप उसको कर सकते थे, लेकिन हमने कभी वो चीज पढ़ी ही नहीं है, हम वहां गए नहीं, हमारी रीच ही नहीं है। तो रीच नहीं है क्योंकि आज तक कभी पूछा नहीं इस तरीके का पैटर्न। इकोनॉमी तो कहां पूछते थे लोग, बहुत मुश्किल से आपने देखा होगा कि इकोनॉमी के क्वेश्चन आते थे, अगर कोई आ भी गया तो डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आता था। इस बार 4-5 क्वेश्चन आए, 4 के 4-5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस आए। अब थ्योरेटिकल बेस वही बच्चा कर पाएगा जो इकोनॉमी डीप पढ़ता होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगले एग्जाम में आप पूरी इकोनॉमी डीप पढ़ के चले जाओ, अब कुछ पता थोड़ना है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपका जो नॉलेज है, आप जिस पैटर्न पे आज तक पढ़ते आए हैं, फिलहाल के लिए उसको कंटिन्यू कीजिए, यानी एटलीस्ट आबकारी के एग्जाम तक उसको कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद आपका दरोगा का एग्जाम आएगा, वो यूपीपीएससी कराएगा, उनका तो अपना पैटर्न आप जानते ही, वो नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक क्वेश्चन पेपर मतलब ठीक ठाक बनता है, आपके अकॉर्डिंग बन जाता हो। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए जैसे नए एग्जाम ये कराएंगे या नई विज्ञप्ति आएगी, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि फिर आपको कैसे नए सिरे से शुरुआत करनी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अपने आप को डिस्टर्ब मत करना है, क्योंकि आपका फिजिकल भी है, फिजिकल के बाद आपका रिटर्न एग्जाम है। क्या क्या करोगे बताओ एक साथ, और खुद सोचो अगर पेपर इस टाइप का बनता है तो सबके लिए बनेगा, आपके लिए नहीं बनेगा, ये सबके लिए बनेगा। फिर पेपर की कट ऑफ नीचे आ जाएगी। हाँ, आपके ही वन लाइनरों को सजो के पूछना शुरू कर दिया, यानी आप जो पढ़ते आए हो, जिस पैटर्न पे पढ़ते आए हो, उसी को क्या कर दिया है, थ्योरेटिकल बेस पूछना शुरू कर दिया। उत्तराखंड का स्पेशली पोर्शन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शब्दावली बेस है, यानी जो हमारा लोकल कल्चर है उसके बेस पे आने शुरू हो गए हैं क्वेश्चन, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। अब वो शब्द कहाँ कहाँ ढूंढोगे बताओ, किताबों में तो इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, वो सिंपल सी बात है आपको, ठीक है। जितना हो सकता है मेन महत्वपूर्ण शब्दावली जो है, जैसे पारिभाषिक शब्दावलियां होती है अपने जैसे कल्चर से संबंधित, चाहे कुमाऊं का हो, गढ़वाल का हो, जौनसार भाबर क्षेत्र का हो, या कहीं भी कहीं इलाके का हो, तो पारिभाषिक शब्दावली होती है या जो वर्ड्स होते हैं उनकी क्या मीनिंग होती है, ये तो बच्चों राम भरोसे है कि आप कितने ढूंढोगे बताओ। एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, तो अपनी एनर्जी वहां वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। तो अभी मैं आपसे कहूंगा, आबकारी वालों ने 10 नंबर की रीजनिंग आना कंफर्म हो गया, इन लोगों ने अब 10 नंबर की रीजनिंग पूछना शुरू किया। 10 नंबर तो आप वहां फोकस कीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपका रीजनिंग उत्तराखंड जो आपने आज तक इतना मैंने आपको बताया हुआ है, जिला सीरीज है, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज है, उत्तराखंड हिस्ट्री, उसको पढ़ के जाइए, उसी में से घुमा फिरा के थ्योरेटिकल चीजें बनेंगी। यानी मेंटली प्रिपेयर होके जाइए कि आपके फैक्ट डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में ना आके थ्योरी के रूप में आएंगे, और आपका परीक्षण किया जाएगा कि बता जो फैक्ट तुमने पढ़ा है क्या इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो फैक्ट सही है या गलत है। पहले डायरेक्ट पूछा जाता था, अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो थ्योरी के रूप में आएंगे, यानी थ्योरेटिकल पोर्शन में क्वेश्चन पूछ देगा, उसके बाद कूट मिलान, यानी आपको एक क्वेश्चन का जो पहले डायरेक्ट 1 नंबर लेके आते, उस 1 नंबर को लाने के लिए आपको 3 से 4 फैक्ट का ज्ञान होना चाहिए। उस 3-4 फैक्ट के बेस पे आपका एक क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरा सीधा सीधा संदेश बच्चों, फिलहाल के लिए इस चीज को चेंज नहीं करना है। जिस पैटर्न पे आप लोग पढ़ते आए थे, जिस पैटर्न पे आप लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं, उस पैटर्न को ही जारी रखें, ज़्यादा उसको छेड़छाड़ करने की फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यही सही रहेगा, क्योंकि समय कम है, ठीक है, समय कम है, और कम समय में अगर आप फिर चेंज कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि पेपर का पैटर्न अब हम कंफर्म नहीं कह सकते कि यही आएगा, हो सकता है कि अगला पेपर आपका सीधे वन लाइनर बेस आ जाए, क्योंकि आपको कभी भी कैसे पूछ सकता है, जैसे यूपीएससी नहीं करता, कभी वो फैक्ट बेस ज्यादा पूछ देता है, कभी कॉन्सेप्ट बेस ज्यादा पूछ देता है, तो वही आयोग का भी रहेगा। ऐसा नहीं कि हर एग्जाम कॉन्सेप्ट बेस ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वो तो एग्जामिनर की मर्जी, जो जिसके हाथ पेपर पड़ा उसको जैसा सही लगा वो उस हिसाब से बना देंगे, ठीक है। हाँ, ये मैं मान रहा हूं कि पेपर अब इतना तय हो गया कि डायरेक्ट वन लाइनर बेसिस पेपर कम आएंगे, ठीक है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ऐसे पेपर अब कम कराए जाएंगे, जितना मैं समझ पा रहा हूं। और आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आप नहीं कर सकते हैं, फिलहाल के लिए आप जो आबकारी का पेपर है उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन से बचना अपना आपका इसी में हित होगा, क्योंकि ऐसा ना हो जो आपको आता है वो भी आप फिर उसके बाद गलत करके आ जाएं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, उसी को तैयार करके जाइए, उसी के बेस पे आपके फैक्ट जो है घुमा फिरा के थ्योरेटिकल रूप में भी पूछा जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखना, टिहरी रियासत के अंदर जो रूलर थे उनका सीरीज याद रख के जाना कि किस सीरीज में वो लोगों ने रूल किया। चंद वंश के अंदर जो लोग रूल कर रहे थे उनकी सीरीज याद रख के जाना। इसके अलावा जो अपने
अपने आप में पवार के अंदर थे वो, फतेह शाह के 9 रत्न कौन थे उनका वो देख के जाना, इनमें से कौन कौन शामिल है। ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब वही चीजें आपको क्या कर दिया उसने, थ्योरेटिकल रूप में पूछ के क्वेश्चन वहां पे पूछना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मेंटली आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, मानसिक रूप से सुदृढ़ रहिए, मजबूत रहिए और हिम्मत रखिए कि आपका दिन आएगा। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं हटना। बच्चों पीछे हट के कोई फायदा नहीं। क्या कर लोगे, कह दोगे हम नहीं देते हैं एग्जाम, आपके एग्जाम न देने से उनको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आप दो ना दो, उनको तो पेपर बनाना है तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उनको वो तो बॉडी है सरकार की जो एग्जाम करा रही है, उनको तो जितने वैकेंसीज होंगी उसके आधार पर अभ्यर्थी चाहिए तो जिसको जरूरत होगी वो फॉर्म फिल करेगा। तो आपकी जरूरत को आपके अकॉर्डिंग वो चेंज ही नहीं करेंगे, उनकी डिमांड जो है उस अकॉर्डिंग आपको अपने आप को चेंज करना होगा। यानी आपको खुद को एडप्ट करना होगा, एडेप्टेशन पावर आपके अंदर आनी चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग ही खुद को क्या कीजिए, ढालिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपकी समझ आई होगी। इस बात को ध्यान रखना, आबकारी उप निरीक्षक, प्रवर्तन सिपाही और परिवहन आरक्षी का जो एग्जाम है इसके लिए अपने आप में या अपनी स्ट्रेटेजी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से बचिए। आगे जो एग्जाम होंगे उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूं। ठीक है, फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।